Good morning, one and all, and Suprabhat. मैं मोहम्मद दानिश मलिक. Once again, we are gathered here to attend a training session program, and today's training topic is lesson plan. And it's very good to announce that today's resource person is Ramlal Das sir. I would like to request Ramlal Das sir, please let's attend the training session program. Sir, please. धन्यवाद सर एंड सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामलाल दास रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं आप सबों का इस इन हाउस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो इन हाउस ट्रेनिंग सेशन का जो टॉपिक है लेसन प्लान, पाठ योजना क्या होता है, पाठ योजना किस लिए जरूरी है, पाठ योजना का क्या महत्व है, हम सभी आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज, एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को अध्यापन कार्य में किस प्रकार से अध्यापन का कार्य करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहला चीज जो जरूरत पड़ती है वो हमारा लेसन प्लान होता है, पाठ योजना होती है। तो हम सभी ये जानेंगे कि ये पाठ योजना क्यों आवश्यक है, पाठ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसे अध्यापन का जो कार्य होता है एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वो, क्योंकि ये शिक्षण का जो संबंध है अधिगम और सीखने सिखाने से है। सिखाना या सीखने को प्रेरित करना एक चुनौती है, ये बहुत आसान चीज नहीं है। यदि हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है तो उससे पहले हमें सिखाने की जो विधियां हैं उन सभी विधियों के प्रति हमें आश्वस्त होना पड़ेगा, हमको निश्चिंत होना पड़ेगा, पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी कि वो कौन कौन सी विधियां हैं और इन विधियों उन तरीकों के प्रति उन पर गंभीरता से विचार कर यह निर्धारित करें कि सिखाने के लिए अपनाया जा रहा तरीका उपयुक्त है। अतः अगर हम इन तथ्यों से स्पष्ट करें कि सीखने के लिए प्रेरित करने और सिखाने से पहले एक गहरा चिंतन करना होता है, एक मनन करनी पड़ती है। एक कुशल सचेत और प्रतिबद्ध शिक्षक अध्यापन करवाने से पूर्व शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर वो विचार करता है, चिंतन करता है, फिर उस चिंतन विचार और अपने अनुभवों के आधार पर वह अपने शिक्षण की योजना बनाता है। अध्यापक द्वारा चिंतन करना और योजना बनाना शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए किए गए शिक्षण के पूर्व का कार्य होता है
पाठ योजना। शिक्षण की सफलता और असफलता इन्हीं कार्यों पर निर्भर करती है। आपका पाठ योजना कितना प्रभावपूर्ण होगा तो उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर निर्भर करता है कि आपका कक्षा कक्ष में अध्यापन का जो कार्य होगा वो कितना प्रभावी होगा। अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण करवाने के लिए जाते हैं, जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उसे पूर्व में ही तैयारी करना बहुत आवश्यक है। अध्यापक को अपना पाठ पढ़ाने से पहले कुछ बिंदुओं पर गौर करनी चाहिए। उनको कुछ ऐसे दृष्टिकोणों के माध्यम से गंभीरतापूर्वक उन विषयों पर चिंतन करनी चाहिए। तो अगर बात करें उन बिंदुओं की, तो सबसे पहला चीज है कि जो हमारा पाठ्य वस्तु है, जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है। बच्चे उस पाठ्य वस्तु से पहले क्या क्या जानकारी वो रखते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर क्या है, किस तरह के बच्चे हैं, ये भी जानना जरूरी होता है। पाठ्य वस्तु को हम किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, इसका भी विचार, इसका भी चिंतन करना जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए। पाठ्य वस्तु का शिक्षण करवाने के बाद कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन उन बच्चों में होते हैं, इस पर भी हमें गौर करना होगा। शिक्षण के समय विद्यार्थी और अध्यापक के बीच जो क्रियाएं होते हैं, उस पर भी हमें विचार करने होते हैं। विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सहायक जो सामग्री होती हैं, TLM जिसे कहा जाता है, तो उस शिक्षण सामग्री की भी हमें आवश्यकता पड़ती है और उसके माध्यम से भी बच्चे भली भांति समझ पाते हैं। इस शिक्षण सहायक सामग्री को कहां से जुटाया जाए, किस प्रकार जुटाया जाए, ये सारी चीजें हमें पहले ही विचार विमर्श करनी पड़ती है। पाठ्य वस्तु का शिक्षण करवाते समय शिक्षण सहायक जो सामग्री होता है, अब उसका उपयोग हम कब करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, इसका भी चिंतन करना होता है। आगे अगर बात करें तो पाठ्य वस्तु की और विद्यार्थियों की को उस कक्षा कक्ष में बच्चे बोरिंग ना हो, वो उत्तेजित रहें, तो ऐसा हमें विचार चिंतन भी करना पड़ेगा कि किस प्रकार के तरीके अपनाएं कि बच्चे क्लास में उबे नहीं। फिर पाठ का प्रारंभ हम कैसे करेंगे, उस क्रम में शिक्षण का कार्य करवाते समय हमें श्यामपट्ट भर पर भी कुछ कार्य करने होते हैं। तो श्यामपट्ट पर क्या क्या लिखना है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। शिक्षण करवाते समय यह कैसे जाना जाएगा कि विद्यार्थी सीख पा रहे हैं या नहीं, ये भी हमें सोचना पड़ता है। शिक्षण करवाने के बाद पूर्व निर्धारित व्यवहारगत परिवर्तन हुए
कि नहीं, इसका भी पता लगाना इस शिक्षक का काम है। हमने बच्चों को पढ़ाया, अब पढ़ाने के क्रम में बच्चों में क्या परिवर्तन हुए, वो क्या सीख पाए, इसका भी मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। पाठ्य वस्तु पढ़ाने के बाद फिर उन बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं, घर में भी उसे अध्ययन करने के लिए, कुछ लिखने के लिए कुछ न कुछ हमें वर्क उनको देना पड़ता है। और इन सारी चीजों को शामिल करने के बाद हमारा ये अध्यापन कार्य जो होता है वो प्रभावी होता है। अगर उसमें से अगर हम कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर कोई बिंदु अगर हम छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अध्यापन कार्य मेरा प्रभावी नहीं हो पाता है। तो जाहिर सी बात है, एक शिक्षक के लिए बहुत सारे बिंदुओं का चिंतन करना होता है पाठ योजना बनाने के लिए, और वही पाठ योजना के माध्यम से अगर हम क्लास में अगर बताते हैं तो बच्चे प्रभावी रूप से वह भली भांति कुछ सीख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे गए बिना पाठ योजना का, बिना कोई लेसन प्लान का, बिना कोई प्लानिंग का गए और क्लास में 40 मिनट का लेक्चर दिए, बच्चे सीखे या नहीं सीखे उसका कोई आकलन नहीं किए, कोई मूल्यांकन नहीं किए, तो वो प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि बच्चों को सिखाना, बेहतर तरीके से सिखाने के लिए हमें ये पाठ योजना की जरूरत पड़ती है। अब रह गई बात कि ये पाठ योजना का अर्थ को समझते हैं कि ये पाठ योजना को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे इसमें कि पाठ योजना को लेकर के बड़े बड़े ज्ञानियों ने, विद्वानों ने अपना अलग अलग प्रकार से अपना मत दिए हुए हैं। एक पाठ योजना शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य वस्तु, अधिगम या शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई एक प्रकार से ये लिखित योजना होती है। पाठ की सभी आवश्यकताओं, उद्देश्यों पर भली प्रकार से विचार करने के बाद अध्यापक उस पाठ योजना को लिखित रूप प्रदान करता है, जिसमें वह सबसे पहले सामान्य जानकारियों के बारे में व्यवहारगत परिवर्तनों को उद्देश्य के रूप में वो लिखता है। बाद में पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए पाठ को प्रस्तावना लिखता है। उसके पश्चात प्रस्तुतिकरण, शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया, श्यामपट्ट का कार्य, पाठ अंतर्गत मूल्यांकन आदि को भी लिखता है। पाठ के अंत में अध्यापक पाठ के उपरांत मूल्यांकन तथा गृह कार्य का उल्लेख भी करता है। हमें यहां यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पाठ योजना केवल आधार पत्र नहीं है, एक ब्लूप्रिंट ही नहीं है, बल्कि वह हमारे लिए बहुत ही सहयोगी है। और बिना पाठ योजना का क्लास में जाना, अध्यापन कार्य करना, मतलब हो गया अंधानुकरण करना। कहा जाता अंधेरे में तीर मारने के समान, तो वो काम नहीं करना चाहिए।
बल्कि शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करना चाहिए। यह शिक्षण को सरल बनाता है, सुबोध और प्रभावी बनाता है। शिक्षण को यांत्रिक क्रिया नहीं बनाना चाहिए। अतः हमें पाठ योजना को एक पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए विवेकपूर्ण योजना निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से उनको पाठ योजना बनाना चाहिए। वो स्वतंत्र है इसके लिए। पाठ योजना शिक्षक के लिए एक साधन है और उस साधन का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वह शिक्षण को केंद्रित और उद्देश्य पूर्ण बना करके मूल्यांकन में सहायक करता है। पाठ योजना की शिक्षा शास्त्रियों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। अगर उसकी बात करें तो कुछ शिक्षा शास्त्री, जैसे बोसिंग की बात करें तो बोसिंग ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किस प्रकार से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शिक्षा शास्त्री डेविस कहते हैं कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना होता है। बाइनिंग के अनुसार अगर बात किया जाए तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्यक्रम का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करना ही पाठ योजना है। अब हम अगर बात करें पाठ योजना की उपयोगिता, उसका महत्व, इंपॉर्टेंस, उसकी यूटिलिटी, तो कहा जाता है कि किसी निश्चित उद्देश्य, किसी निश्चित पाठ्यचर्या को अपनाने के लिए हमें पाठ योजना बहुत ही जरूरी पड़ता है। एक नियोजित शिक्षण में पाठ योजना का बड़ा महत्व होता है। मर्सेल के शब्दों में कहा गया कि पाठ योजना दो विशेष लाभ हैं। एक तो यह कि उत्तम शिक्षण में वो सहायक होता है और दूसरा उत्तम शिक्षण का निर्माण करती है। पाठ योजना के महत्व और उसकी उपयोगिता को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले कि शिक्षण के उद्देश्यों की स्पष्टता उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। पाठ योजना को अध्यापक को सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह इसमें शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कर पाता है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट कर पाते हैं। वो शिक्षण के उद्देश्यों की स्पष्टता पर शिक्षण की बड़ी प्रक्रिया आधारित होती है। पाठ योजना में शिक्षक अपनी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के उद्देश्यों को स्पष्ट कर उन्हें लिखित स्वरूप प्रदान करता है। दूसरी उपयोगिता की अगर बात करें तो विषय वस्तु की स्पष्टता। पाठ योजना में अध्यापक अपनी विषय वस्तु को भी स्पष्ट करता है।
वह भली प्रकार से इस पर विचार कर लेता है कि मुझे क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, और इस तरह से अध्यापक पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करके उसका विश्लेषण भी कर लेता है और पाठ योजना में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख भी करता है। शिक्षण विधि का चयन, उसकी तीसरी उपयोगिता, पाठ योजना निर्माण से पूर्व अध्यापक को क्या पढ़ाना है तथा क्यों पढ़ाना है के साथ साथ किस प्रकार पढ़ाना है, इस पर भी विचार करता है और यह विचार अध्यापक से उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करवाता है। अध्यापक को निर्धारित किए उद्देश्य शिक्षण विधि के चयन के लिए आधार बनते हैं। अगर चौथी उपयोगिता की बात की जाए तो शिक्षण सहायक सामग्री का चयन एवं निर्धारण करना, क्योंकि अध्यापक जब अपने पाठ के शिक्षण पर पूर्व विचार करता है तब वह इस बात को सोचता है कि शिक्षण करवाते समय किन साधनों का उपयोग किया जा सकता है जो शिक्षण को प्रभावी तथा रुचिकर एवं सरल बना सकते हैं। इन साधनों के चयन के पश्चात अध्यापक को इस पर भी सोचना होता है कि उसका उपयोग कहां और किस प्रकार किया जाएगा। शिक्षक को लिखित रूप में इसका उल्लेख अपनी पाठ योजना में करना होता है। पांचवी उपयोगिता की अगर बात की जाए तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो क्रियाएं होती हैं, अंतः क्रियाओं का निर्धारण जो किया जाता है वह भी पाठ योजना में शामिल किया जाता है। पाठ योजना बनाते समय अध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षार्थी क्रियाओं का निर्धारण भी करना होता है। उसे स्वयं किस समय कौन सी क्रिया करनी है और विद्यार्थी को कौन सी क्रिया करनी है, इसका निर्धारण उनको अपने पाठ योजना में पहले ही कर लेना पड़ता है और उसे अपने शिक्षण कार्य में व्यवस्थित करना पड़ता है। पाठ योजना से पूर्व शिक्षक अपनी तैयारी भी करते हैं। वे अपना पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं, तब वह अपने पाठ की तैयारी भी भली भांति कर लेते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उसका जो पाठ्य वस्तु होता है उसका विश्लेषण कर लेने से उसे अध्यापन करवाते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। अपने अध्यापन कार्य में शिक्षक को समय और शक्ति का भी सदुपयोग करना है और वो समय और शक्ति का सदुपयोग किस प्रकार से करनी है, पाठ योजना में वो भी समावेश किया जाता है। पाठ योजना निर्माण करने से पहले ही शिक्षक का कार्य व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। फिर शिक्षक के भटकने की गुंजाइश नहीं होती है। वह कक्षा अध्यापन करवाते समय क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता जाता है। इससे कम समय में अधिक काम होने की गुंजाइश होती है। इसमें समय और शक्ति दोनों की बचत होती है और उनका सही उपयोग भी हो पाता है, क्योंकि पाठ योजना में सारा कुछ प्लानिंग किए हुए होता है और उस प्लानिंग के साथ हम अध्यापन कार्य करते हैं। तो हमें
अधिक समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ती या हमें अधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती है। पाठ योजना में मूल्यांकन भी संभव हो जाता है। पाठ योजना निर्माण करते समय अध्यापक को इस पर भी विचार करना होता है कि वह पढ़ाई गई विषय वस्तु का मूल्यांकन किस प्रकार करेगा। शिक्षकों को पाठ योजना में मूल्यांकन का उल्लेख करना भी होता है और इस दृष्टि से पाठ योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में उन्हीं शिक्षक के माध्यम से फिर उस कक्ष में पाठ योजना के तहत एक गृह कार्य का भी प्रावधान होता है कि शिक्षक को योजना में उल्लेख करना होता है कि गृह कार्य के रूप में छात्र को क्या दिया जाए और किस प्रकार का कार्य दिया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्रतिबद्ध शिक्षक के लिए पाठ योजना का अत्यंत महत्व होता है। पाठ योजना के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित और प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ योजना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पाठ योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब उसके कुछ उपागम हैं, कुछ उस लेसन प्लान का अगर बात की जाए तो सबसे पहला चीज कि उसकी जो प्रस्तावना होती है, उसकी प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना, मूल्यांकन, इन सभी उपागमों पर भी विशेष ध्यान देना होता है। हर्बर्ट ने इस उपागम के बारे में बताए हैं कि ये 5 जो उपागम है वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और आज भी इनका अनुसरण किसी ना किसी रूप में लिया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ योजनाएं हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाई जाती है। तो पहला जो उपागम हमारा देखते हैं कि मूल्यांकन का जो उपागम है उसमें बीएस ब्लूम की ये देन है। एक शिक्षा शास्त्री बीएस ब्लूम, उनका ये देन है मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम में शिक्षण के पश्चात विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करना पड़ता है कि बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ। इन व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन भली प्रकार तभी संभव है जब उद्देश्यों का निर्धारण भली भांति किया गया हो। इस उपागम में पाठ योजना के उद्देश्यों को बहुत महत्व दिया जाता है। पाठ योजना के उद्देश्य जितने स्पष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट उसका मूल्यांकन भी होगा। इस उपागम का विशेष प्रभाव पाठ योजना के उद्देश्यों, उसका मूल्यांकन पर ही पड़ा है। उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण एवं विभाजन तथा उसके आधार मूल्यांकन इस उपागम द्वारा निर्मित पाठ योजनाओं की विशेषता होती है। ड्वी और किलपेट्रिक ने भी अपने कुछ उपागमों का चर्चा किया है पाठ योजना में। ये उपागम जो है अधिगम अनुभवों के आधार पर ज्ञान देने का एक पक्षधर है, विशेष भूमिका निभाता है। उनका मानना है कि विद्यार्थी अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए अनेक प्रकार के अनुभव भी प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रकार के जीवन से संबंध रखने वाली योजनाओं के माध्यम से हमें छात्रों को ज्ञान देना चाहिए। इनके अनुसार अधिगम का आधार जो है वह प्रायोजित होनी चाहिए और ये विभिन्न प्रकार के कुछ उसके स्टेप भी बताए हैं कि कक्ष के दौरान में अध्यापन कार्य करने के दौरान शिक्षक
और शिक्षार्थी के बीच जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं, उस क्रम में बहुत सारी परिस्थितियां भी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चयन करना, योजना का उद्देश्य, योजना नियोजन, योजना का कार्य क्रियान्वयन, कार्यों का मूल्यांकन, योजना पूर्ण होने का लेखा लिखना, ये सारा कुछ एक स्टेप है, एक उपागम के माध्यम से सब कुछ पूरा करना होता है पाठ्य योजना में। हमारे कुछ भारतीय जो उपागम है, कुछ इंडियन अप्रोच हैं, जैसे भारतीय उपागम व ब्रिटिश उपागम। 1960 के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ्य योजना पर अनेक विचार किए, अपना मत दिए हुए हैं, पाठ्य योजना पर अनेक प्रयोग किए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप पाठ्य योजना बनाने का एक नवीन उपागम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षक क्रियाओं तथा छात्र के मूल्यांकन को भी महत्व दिया गया है। हम उन्हीं सोपानों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उन्हीं सोपानों के बारे में समझेंगे कि जैसे हमें उस पाठ्य योजना में जो सामान्य उद्देश्य हैं, लेसन प्लान बनाने से पहले हमें किन किन सोपानों पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, उसके लिए शिक्षक एक निश्चित लक्ष्य तैयार करता है अपना, और इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठों को प्रस्तुत कर सकता है और अपनी पाठ्य योजना की रूपरेखा तैयार करने में उस प्रणाली का सही उपयोग वो कर पाता है, उसकी तैयारी वो कर पाता है। तो उसके लिए आपके बीच कुछ प्रारूप को लेकर के उस पर डिस्कस करेंगे कि वो प्रारूप जैसे है हमारा, कि सबसे पहला चीज है कि हमें उसका एक सामान्य सूचना देना पड़ता है। सबसे पहला चीज है, जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो पाठ्य वस्तु है, और तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक सामान्य सूचना, मतलब क्या है उसका शीर्षक, कौन सा पाठ है वो, उसका शीर्षक हमें चुनना है, और किस क्लास का है वो कक्षा चुनना है, वो कौन सा पीरियड है, वो कालांश क्या है, और उस कालांश का जो अवधि है वो क्या है, विषय क्या है, उसका प्रकरण क्या है, टॉपिक्स उसके क्या है, किस डेट को हमको वो क्लास लेनी है, किस डेट को वो शिक्षण का कार्य करना है, ये सब कुछ हमें शामिल करना होता है वो सामान्य सूचना में। जैसे दिनांक है, कक्षा है, विषय, चक्र, अन्यावधि, कालांश, प्रकरण, ये सब हमें सामान्य सूचना में लिखना होता है, और यहीं से हमारा ये पाठ योजना शुरू होती है। तो ये पाठ योजना हमारे लिए कितना प्रभावी है, अगर हम इस पाठ योजना को सही तरीके से अगर हम लोग पूरा कर लें, और उस पाठ योजना के सहयोग से अगर हम लोग कक्षा कक्ष में प्रवेश करें और अध्यापन का कार्य करें, तो जाहिर सी बात है वो अत्यंत प्रभावी होता है, और बच्चे सही ढंग से सीख पाते हैं, और उसका मूल्यांकन भी हम सही तरीके से कर पाते हैं। तो अभी आप लोग उसी से आधारित एक प्रारूप में हम सब को देंगे आप सभी को, और उस प्रारूप में आप अपने स्तर से एक पाठ का लेसन प्लान आपको तैयार करनी है। उसके पहले कुछ उसका कुछ विश्लेषण दिया हुआ, उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये पाठ योजना का जो प्रारूप है,
तो पहले जो हमारा ये इसमें है उसका पूरा विश्लेषण दिया हुआ है, और उस विश्लेषण को समझ करके फिर आगे उसका जो प्रारूप है, और उस प्रारूप के आधार पर आपको लेसन प्लान तैयार करनी है। इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश का भी है फॉर्मेट। जिनको हिंदी में बनाना हो हिंदी बना सकते हैं, इंग्लिश में जिनको फॉर्मेट बनाना है इंग्लिश से बनाएंगे। दोनों फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। तो आप पहला पेज में आप देख रहे हैं उसका पाठ योजना का जो प्रारूप का जो विश्लेषण किया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे। अभी हम सामान्य सूचना की बात किए थे कि सामान्य सूचना में हमको क्या क्या लिखना है। तो सामान्य सूचना में आप देख पा रहे हैं अपने प्रारूप में कि सामान्य सूचना में हमें दिनांक डालना है, उसका कक्षा डालना है, कौन सा कक्षा है, उसका वो विषय सब्जेक्ट क्या आपका, उसका प्रकरण क्या है, यानी उसका टॉपिक क्या है, वो चक्र कालांश कौन सा है, और उसका टाइम क्या है। वो 40 मिनट का जो पीरियड है वो अवधि हमारा हो गया, वो हम वहाँ भरेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, सामान्य उद्देश्य में भी कहता है कि लेखन का जो प्रथम बिंदु का जो आधार होता है वो सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करता है। यानी बच्चे को हम जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में उसका सामान्य उद्देश्य हम लिखेंगे। मान लीजिए हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या है कि हम सामान्य उद्देश्य में हम बता सकते हैं कि बच्चे गणित के बारे में जान सकेंगे। अगर भाषा की बात हो रही हो, अगर रासायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, तो उस विषय के बारे में बच्चे जान पाएंगे। ये होगा हमारा सामान्य उद्देश्य। और अगर तीसरा जो हमारा है विशिष्ट उद्देश्य, अगर उस विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के अगर बात करें, तो अब जो हमारा टॉपिक है उस विषय में, उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है, अब उस टॉपिक के बारे में हम बच्चे क्या सीख पाएंगे, ये हमारा होगा विशिष्ट उद्देश्य। मान लीजिए कि कोई गणित का है, तो गणित में मान लीजिए वो जो प्रकरण है जोड़ का है, तो हम वहां विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं कि बच्चे जोड़ के बारे में सीख पाएंगे, या घटाव है तो घटाव के बारे में सीख पाएंगे। संज्ञा की बात अगर हम करें तो बच्चे संज्ञा के बारे में जान पाएंगे। संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यक्तियों के नाम, जगह का नाम, इन सब चीजों के बारे में वो जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ये हमारा होगा उसका विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद है जो शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है, अब जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस पाठ में ऐसा कोई सामग्री की जरूरत है जो बच्चों को दिखाना पड़ेगा, या वो मतलब अध्यापन कार्य में वो सहयोगी होगा, तो वो हमारा होता है सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। जाहिर सी बात है कक्षा कक्ष में मान लीजिए कि हमारे सामने चौक डस्टर, ये हमारा सहायक सामग्री में आ गया, तो चौक डस्टर का हम उल्लेख करेंगे। कुछ चार्ट प्रस्तुत करने की बारी आती है तो वह चार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, सहायक सामग्री में हो जाएगा। कुछ मॉडल की को भी दिखाना पड़ता है तो वो मॉडल हमारा क्या हो जाएगा, सहायक सामग्री हो जाएगा। कोई वस्तु जो वहां जरूरत पड़ती हो पाठ के अनुसार, उस विषय वस्तु के अनुसार, तो वह हमारा क्या होगा, सहायक सामग्री होगा। वो सहायक सामग्री भी हमको वहां लिखना होता है। उसके बाद सहायक सामग्री के बाद हम देख पा रहे हैं कि पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में अब हम जिस टॉपिक पर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा अध्यापन कार्य, जो विषय वस्तु है, अब उस विषय वस्तु के बारे में बच्चे पहले से क्या क्या जान पा रहे हैं। मान लीजिए अगर हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं उसे,
तो संज्ञा के बारे में अगर बच्चे को थोड़ा बहुत जानकारी है कि दो चार लोगों का वो नाम जान पाता है, दो चार जानवरों का नाम जानता है, दो चार जगह का नाम वो जान लेता है, तो ये हमारा हो जाएगा उसका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित हमें दो चार बातें उसमें लिखनी होती हैं उन बच्चों के लिए। उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद अगर हम उस पाठ योजना में शामिल करते हैं तो प्रस्तावना, मतलब हम उस पाठ से हम शुरुआत प्रस्तावना से करेंगे। मतलब एक ऐसा उन बच्चों से ऐसा सवाल करेंगे, जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उन बच्चों से ऐसा सवाल करेंगे, 2 4 5 सवाल करेंगे, और एक ऐसा अंतिम सवाल ये होगा कि जो उन बच्चों के लिए समस्यात्मक होगा। बच्चे उसका जवाब नहीं जान रहे हैं, यही जवाब समस्यात्मक प्रश्न होगा, और उसी समस्यात्मक प्रश्न के आधार पर हमारा जो प्रस्तुतिकरण होगा वो हम आगे लिखेंगे। तो प्रस्तावना, मान लीजिए कोई चैप्टर आप ले रहे हैं तो उसमें 2 4 5 क्वेश्चन पूछ दिए बच्चों से, वो आप प्रस्तावना में, अब बच्चे ने क्या जवाब दिया वो हम लिखेंगे आगे प्रश्न में, लिखेंगे अपना हमारा जो अध्यापक ने जो प्रश्न पूछा बच्चों से वो प्रश्न में लिखेंगे, और बच्चों ने क्या जवाब दिया वो उत्तर में लिखेंगे हम। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में हम उस समस्यात्मक प्रश्न के आधार पर ही हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। बच्चे को अगर हमने पूछ दिया कि बताओ 4 किसी जानवर के नाम बताओ, बच्चे ने बता दिया। बच्चे से हमने पूछा बताओ 4 व्यक्तियों के नाम बताओ, बच्चों ने भी जवाब दे दिया। बच्चे से हमने पूछा कि 4 पक्षियों के नाम बताओ, बच्चे ने जवाब दे दिया। अब उस बच्चे से हम पूछते हैं क्या पता है ये व्यक्तियों के नाम, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, वो जगह का नाम, इसको क्या कहते हैं? अब बच्चे ने जवाब नहीं दिया, तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। अब उसे हम बताएंगे कि यही समस्या का सॉल्यूशन, इसी समस्या का समाधान हम इस क्लास में करेंगे, और उसे कहते हैं संज्ञा। अब यह हमारा होगा प्रस्तुतिकरण में। या प्रस्तुतिकरण में हम जो विस्तार से बच्चों को जो समझाएंगे उसके बारे में, ये हमारा प्रस्तुतिकरण में लिखाएगा। पूरी कक्षा में हम बच्चों को क्या हम बताएंगे अपने प्रकरण के बारे में, वो हमारा प्रस्तुतिकरण में लिखाएगा। उसके बाद मेरा प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाएगा, यानी पढ़ाने का जो क्रिया था वो जब यहां खत्म हो जाएगा, तो कुछ बच्चों से हम कुछ सवाल करेंगे उसी संदर्भ में, पढ़ाने के क्रम में, और जो सवाल करेंगे हम वो होगा बोध प्रश्न। वो बोध प्रश्न होगा जो आपने पढ़ाया उसी से संबंधित। और उसके आगे श्यामपट्ट कार्य आप कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य में आपने श्यामपट्ट को यूज किया, तो श्यामपट्ट में आपने क्या लिखा, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा, तो वो भी हमें अपने लेसन प्लान में लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग मूल्यांकन में जाएंगे। मूल्यांकन अर्थात बच्चे को हमने जो श्यामपट्ट कार्य में कुछ बोध प्रश्न दिए, फिर बच्चों ने क्या लिखा, उस बच्चे का जवाब, यानी जो हमारा कक्षा कार्य होगा उसका हम निरीक्षण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन के बाद जब सभी बच्चों का हमने मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद अंतिम जो पड़ाव होगा हमारा
उस कक्षा में वो होगा गृह कार्य। उस बच्चे को होमवर्क हम देंगे तो उस बच्चे को क्या होमवर्क हम देंगे ये उसमें भी हमको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रारूप का सारा विश्लेषण हमने जो बताया उसी आधार पर आप लोग अपना अपना एक एक लेसन प्लान तैयार करेंगे अभी। किन्हीं का हो पाया तो ये
अंतिम में गृह कार्य जरूर दीजिएगा, गृह कार्य होमवर्क 2-4 ठो। ये पाठ योजना का अंतिम सोपान वही होता है, गृह कार्य। पाठ योजना का आवश्यक अंग होता है और यह सोपान जो है पाठ योजना में विद्यार्थियों को दिए गए गृह कार्य का उल्लेख भी करना होता है। इस गृह कार्य से विद्यार्थियों में अधिगम स्थायी होता है और विद्यार्थी के शैक्षिक विकास में सहायक भी होता है। हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए, अध्यापक का ये प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थी को इस प्रकार का नियत कार्य दिया जाए और जिससे विद्यार्थी अपनी मौलिकता का उपयोग भी कर सके। और विद्यार्थी को दिए जाने वाला इस प्रकार के नियत कार्य से विद्यार्थी को सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने वाला एक प्रकार का योजना होता है ये। किन्हीं का हो गया हो तो लाइए बस। चलिए, आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरह से लेसन प्लान भी तैयार कर लिया है और हमें मतलब इसी प्रकार से हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि लेसन प्लान के साथ हम क्लास में जाएं और लेसन प्लान के अनुसार ही हम बच्चों का अध्यापन कार्य करवाएं। देखिए, इसका रिजल्ट भी जो होगा बड़ा पॉजिटिव होगा। लेसन प्लान हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, शिक्षण अध्यापन कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इस पर विशेष जोर देनी चाहिए। लेसन प्लान, हमें लेसन प्लान बनाया जाए, लेसन प्लान के साथ ही अपने क्लास में हम जाएं, तभी जरूरी है। ऐसे लेसन प्लान तो शिक्षक पूरे साल का एक लेसन प्लान अपना पूरे साल का तैयार करते हैं, फिर मंथली महीने का लेसन प्लान, फिर 2 दैनिक होता है, फिर दैनिक लेसन प्लान भी उनको बनाना होता है। इतनी सारी मेहनत तो शिक्षक को करनी ही पड़ती है, तभी एक प्रभावी शिक्षण कार्य संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये लेसन प्लान के बारे में समझा, लेसन प्लान के बारे में सीखा और आशा करेंगे कि हम लोग लेसन प्लान के साथ ही क्लास में एंटर करेंगे, क्लास में बच्चों को बताएंगे। और इसी के साथ आज का ये इन हाउस ट्रेनिंग सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।